बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान और आज हम बात यकीनन क्रिकेट के मामलात पर करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। एक तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच है, उसका दूसरा रोज़ ख़त्म हुआ। 185 फॉर 4 साउथ अफ्रीका ने बना लिया है और पाकिस्तान का जो पहली इनिंग का स्कोर था वो 333 रन था। उसके जवाब में साउथ अफ्रीका बड़ा अच्छा खेला। पूरा दिन उन्होंने बड़ी पाकिस्तान की काफ़ी, जिस तरह से हम आम अल्फाज में कहते हैं, काफ़ी पिद्दी लगाई पाकिस्तानी बॉलर्स की। ये है स्कोर समरी आपके सामने। 333 पाकिस्तान का स्कोर था। शान मसूद बहुत अच्छा खेले, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा 4 टॉप स्कोरर्स हैं। उसके अलावा महाराज ने शानदार बॉलिंग की, 7 खिलाड़ी आउट किए। महाराज याद रहे पिछले टेस्ट मैच में अपनी टीम का हिस्सा नहीं थे, महाराज वापस आए। रबाडा और हार्मर ने बॉलिंग की। उसके अलावा जब साउथ अफ्रीका ने बैटिंग शुरू की तो स्टब्स ने 68 रन पर खेल रहे हैं अभी तक। उसके अलावा भी आपके सामने स्कोर कार्ड है। आसिफ अफरीदी जो 38 साल के हैं, उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग खेल रहे हैं और 2 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए। 24 रन उन्होंने दिए। शाहीन अफरीदी 1 और साजिद खान 1। अभी भी साउथ अफ्रीका 148 रन से पीछे है। 148 रन मज़ीद बनाएगा, उसके बाद फिर बात आगे चलेगी। मेरे आज के पैनल में जो रिवायती जो मेरा पैनलिस्ट होता है वो नहीं है तनवीर अहमद साहब। उनकी वालदा गुज़र गई आज से 4 रोज़ पहले, तो वो अपनी वालदा के इंतकाल के बायस वो जो मसरूफियात हैं उसमें वो बिज़ी हैं। तो तनवीर इस हफ़्ते हमारे साथ नहीं होंगे। हम उनकी वालदा के इंतकाल पर एक मरतबा फिर उनकी ख़ानदान से ताज़ियत करते हैं। तनवीर अहमद साहब से ताज़ियत हम करते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम। आज का मेरा पैनल ज़रा सा मुख्तलिफ है। बहुत अच्छे सहाफ़ी आज मैंने जमा किए हैं। पाकिस्तान के बड़े नाम हैं दोनों। और उबैद अवान साहब मेरे साथ बैठे हैं। सबसे पहले उबैद अवान साहब को सहाफ़त करते हुए 99 में इन्होंने शुरू की थी, तो आप अंदाज़ा लगा लें 26 साल के हो गए। वैसे 27 बरस के लगते हैं, 26 साल के हो कैसे गए, ये क्या मामला है? 26 साल तजुर्बा है आपका और 27 बरस के आप लगते हैं। आप रातें निकाल कर बता रहे हैं। सही जी, रातें निकाल के बता रहा हूँ। अब काली शर्ट में रातों का इशारा जो उसने दिया, वो काली शर्ट में जो मेरे साथ दूसरा मेहमान बैठा है उवैद के साथ, अब्दुल गफ़ार साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं बिल्कुल कहूँगा, इनको अपना टीवी शोज़ भी करते हैं, उसके अलावा हर प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, टीवी से ताल्लुक़ है यकीनन। अब्दुल गफ़ार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत खुशी हुई आपके शो पर आने की। लेकिन जैसे आपने कहा, हमारे बड़े करीबी दोस्त है तनवीर, और चूँकि आप मौजूद नहीं हैं तो हम उनको मिस भी कर रहे हैं और उनकी वालदा के जो इंतकाल हुआ इस पर ताज़ियत करते हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर उनसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला उनकी वालदा को अगली मंजिलें उनके लिए आसान फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आगे मंजिलों के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आज कुछ ऐलानात किए हैं, वो भी हम बात करेंगे उस पर। लेकिन पहले टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं यार। आज पहला ही दिन था, 185 रन साउथ अफ्रीका ने बना लिए। पाकिस्तान की बॉलिंग सही नहीं हुई, स्पिनर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। आसिफ अफरीदी जब आए उससे पहले ना साजिद का जादू चला, ना नुमान का जादू चला। आपको क्या नज़र आता है, पाकिस्तान ने गलती तो नहीं कर दी एक ही फास्ट बॉलर खिला के? देखिए, पहली इनिंग अगर देखें तो उस वक्त लग ये रहा था कि विकेट इतना ज़्यादा आसान नहीं खेल रही, ख़ासतौर से शान ने जिस तरह से बैटिंग की और वो इनिंग को लेकर चले। तो 333 रन मेरे ख्याल में इतना कोई ख़राब स्कोर नहीं है, अच्छा स्कोर है और उसके ऊपर फाइट की जा सकती है। ये आप सही कह रहे हैं कि एक फास्ट बॉलर के साथ हम खेल रहे हैं। तो पिछला मैच भी देखें तो हम एक फास्ट बॉलर के साथ ही गए थे और हसन अली था उसमें, हसन अली था, लेकिन उसमें शाहीन अफरीदी ने ज़्यादा बॉलिंग की थी, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, स्पिनर्स को ज़्यादा यूज़ किया गया था। ये बात ठीक। और इस मैच में भी अगर हम देखें तो फास्ट बॉलर्स का किरदार बहुत कम नज़र आ रहा है। विकेट शायद उस तरह की पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने जो है वो देखी है कि उस पे ऊपर स्पिनर्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इसलिए स्पिनर्स को ज़्यादा रखा गया है। आसिफ अफरीदी पहला मैच खेल रहे हैं और उन्होंने 2 विकेटें भी ली, लेकिन जिस तरह का टर्न हमें एक तवक्को की जा रही थी, शायद तीसरे चौथे दिन आकर हमें लगे कि विकेट के ऊपर टर्न आ रहा है, तो उस वक्त स्पिनर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। लेकिन आपको
इसका क्रेडिट साउथ अफ्रीका को भी देना पड़ेगा बिल्कुल देना पड़ेगा। कि उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, बिल्कुल देना बावजूद इसके कि वो पिछला मैच हारे हुए थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की खसूसियत यही है, टेस्ट क्रिकेट का हुस्न यही है कि आप जो है वो सेशन टू सेशन खेलते हैं, अपने गेम प्लान को चेंज करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की टीम अच्छा खेल रही है और अच्छा उसको खेल क्रेडिट देना चाहिए। तो पाकिस्तान ने आपके ख्याल में भी बॉलिंग में एक फास्ट बॉलर खिलाकर इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की? क्योंकि वहाँ से जॉनसन भी खेल रहा है, उसके अलावा रबाडा तो होता ही है, 2 फास्ट बॉलर के साथ वो गए, लेकिन वहाँ भी महाराज इफेक्टिव सबसे ज़्यादा महाराज ही नजर आए। बिल्कुल। देखिए, मैं थोड़ा सा ना हामी नहीं हूँ 3 स्पिनर्स का, क्योंकि अगर आप देखें तो 2 ही एंड होते हैं। आप दोनों तरफ से अगर अच्छे स्पिनर्स लगा दें, और स्पिनर बहुत लंबी बॉलिंग करते हैं। गो कि आसिफ अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आई एम हैप्पी फॉर हिम कि इतने अरसे बाद आखिर में जाके, जैसे कल शाहीन शाह अफरीदी उनको थोड़ा सा मजाक भी कर रहे थे कि हम बहुत छोटे होते हुए आपको देखा करते थे, तो दैट शोज़ कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। 1-2 कंट्रोवर्सी ज़रूर उनके साथ जुड़ गई, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा, चूँकि पीसी में जब क्लियर कर दिया और एक रूल के तहत वो आ गए, तो रूल के तहत आ गए। आई एम हैप्पी फॉर हिम कि उन्होंने ना सिर्फ खेला ये टेस्ट मैच, बल्कि 2 उन्होंने विकेटें भी ली और पाकिस्तान को मैच में वापस लेकर आए, क्योंकि 170 पे तक 2 आउट थे। लग रहा था ऐसे मैच पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता के निकल रहा है। बट मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की टेस्ट की जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें मुझे हर वक्त एक बॉलर शॉट नज़र आता है। जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, जैसे ऑलराउंडर खेलना चाहिए, आमिर जमाल हो सकते हैं, फ़हीम अशरफ हो सकते थे, या आप सलमान अली आगा को खिलाते हो तो वो क्या बतौर ऑलराउंडर तीसरे बॉलर नहीं बन सकते थे? मे बी मेरा अपना ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं विकेट जो इस टेस्ट के लिए बनी है और जो हमारा अटैक है, मुझे कोई इसकी तालमेल जो है ना होती हुई दिखाई नहीं दे रही। वरना साउथ अफ्रीका ने आज आपको जब ऑल आउट किया, एक तो अगेन लास्ट 5 विकेट्स आपकी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, आपकी डेप्थ जो है ना वो बैटिंग में नहीं है। आपके 4 बॉलर खेलते हैं, शाहीन हो, नुमान हो, साजिद हो, या इस टेस्ट में आसिफ खेल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन उतनी नहीं है। दूसरा, एक बैट्समैन या एक क्वालिटी ऑलराउंडर की कमी दिखाई देती है, वरना 330 की जगह या 370-80 आप बना सकते थे। लेकिन ये रिपीटेडली हो रहा है। सिर्फ 21 रन पे 6 विकेटें गंवाई हमने पिछले टेस्ट मैच में। आप सेकेंड इनिंग में फिर क्लैप्स करके 130 पर आपको आपकी पहली इनिंग की लीड ने बचा लिया। इस टेस्ट मैच में आई एम श्योर आपका आगे चल के ये सवाल होगा कि अब होना क्या है। इस टेस्ट मैच में जो इस पर सिचुएशन बन गई है, इट इज़ नाइसली पॉइज्ड, बहुत ही अच्छी क्रिकेट हो रही है। लेकिन पहले टेस्ट में पहली इनिंग में जो बढ़तरी ले गए यहाँ पर, खासतौर पर साउथ अफ्रीका ने अगर 70-80 रन की बढ़तरी ले ली, चूँकि उनकी बैटिंग में डेप्थ है, महाराज भी खेल जाते हैं, बड़ी हद तक कल इस टेस्ट मैच का दारोमदार जो है ना पहले सेशन पर होगा। पाकिस्तान हैज़ टू बाउंस बैक, क्योंकि जिस तरह की साउथ अफ्रीका की पोजीशन है, वो यहाँ से भी 6 विकेटें उनके पास मौजूद है। दे कैन लीड अराउंड 50-60। पाकिस्तान की बैटिंग अंडर प्रेशर है, बाबर आजम रन नहीं कर पा रहे हैं, रिजवान अभी कैप्टनसी से स्टेप हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आई, आगे चल के शायद आप बात करें। आपने टेस्ट मैच के बीच में ये ऐलान किया, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आई, लेकिन बहुत ही अच्छा बैलेंस हुआ है टेस्ट मैच का। और एक एज अ न्यूट्रल फैन अगर कोई देख रहा होगा, वो बड़ा एंजॉय कर रहा होगा इसको। एंजॉय कर रहा होगा। आज मैंने एक बॉल मैंने साजिद का देखा था, वो शायद बैटर, मुझे नाम याद नहीं, उसका बैट ज़मीन से लगा वो स्ट्रोक खेलते वक्त, तो मट्टी बहुत निकली। मतलब पिच की हाल जो आप कह रहे थे, आगे आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है। लो भी रहेगा, मतलब अनइवन बाउंस होगा। और एक चीज़ ये भी देखें कि जो पिछला टेस्ट मैच था उसमें हमने देखा मुत्तुस्वामी जो बॉलर हैं साउथ अफ्रीका के, उनसे बहुत ज़्यादा बॉलिंग कराई गई थी। लेकिन इस इनिंग में हम देखते हैं कि उससे बहुत कम बॉलिंग कराई गई है, और केशव महाराज जो है उनसे बहुत ज़्यादा बॉलिंग कराई गई है। एक्सपीरियंस भी है उसका, एक्सपीरियंस भी है। लेकिन आप ये भी चीज़ देखते हैं कि भाई पिछले मैच में जिस तरह से उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया पाकिस्तान के बैट्समैनों को, तो उससे उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। लेकिन यहाँ उस चीज़ की तरफ साउथ अफ्रीका की टीम नहीं गई, और मेरे ख्याल में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ओवर्स कराए हैं, 17-18 ओवर या उससे भी ज़्यादा शायद कराए, शायद पूरा याद नहीं है। महाराज ने 42 ओवर करवाए हैं। 42, हाँ, तो तकरीबन 34 ओवर तो नुमान ने भी किया। मैराथन बॉलिंग है। नुमान ने पिछले इनिंग में काफी, पिछले मैच में काफी बॉलिंग की, लेकिन मुत्तुस्वामी से 4-5 ओवर कराए हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। ये विकेट ले रहा था ना, वो एक तरफ से विकेट ले रहा था। तो इससे लग ये रहा है कि आगे चलकर ये विकेट जो है ना वो स्पिनर्स को काफी ज्यादा हेल्प करेगी, काफी ज्यादा हेल्प करेगी। चलो, ये तो टेस्ट मैच अभी चल रहा है। बाबर आजम का आपने जिक्र किया, ये भी तजवीज़ अब दे रहे हैं लोग कि बाबर को ना क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए कुछ अरसे के लिए, वो शट एवरीथिंग अप और वो रिलैक्स करें, कुछ भी करें, रन्स करें यार। रन्स क्यों नहीं कर रहा? 2 साल हो गए सेंचुरी किए हुए। देखिए, जितना बड़ा वो बैट्समैन है, जितना उनका अपना एक स्टैंडर्ड रहा, उसके मुताबिक तो वो बहुत पीछे हो गए हैं इस सिचुएशन में। देखिए, तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर का एक एनालिसिस जो है ना, मेरे ख्याल में वो तीनों एंगल से देख लेना चाहिए। वनडे में वो तसल्ली बख्श हैं,
टेस्ट में स्ट्रगल ज़्यादा कर रहे हैं। अदर महमूद ने कल बोला पोस्ट मैच में कि उनकी जो स्पिन के खिलाफ प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ मेरे ख्याल में बैट्समैन को एक इनिंग चाहिए होती है, लेकिन जिन कंडीशंस में हम ये सीरीज़ खेल रहे हैं, शान ने भी उनको डिफेंड किया, अब्दुल्ला शफीक को भी किया था, खुद वो अपनी बात भी कर रहे थे कि इन विकेटों पर रन्स करना आसान नहीं है। आप देखें मार्करम कितने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन सीरीज़ में वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके। और साउथ अफ्रीका भी आज देखें 2.48 के बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबर आजम को, जो मेरी क्रिकेट की समझ है, उनको विकेट पे बहुत लंबा स्टे करना पड़ेगा, उसमें रन आए ना आए, लेकिन वो अपने आप को ना मेक श्योर करें। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इन विकेटों के लिहाज से ना सिर्फ वो बल्कि कुछ और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी, सऊद शकील की मुझे शॉट याद है पिछले टेस्ट मैच की, सलमान अली आगा की शॉट याद आ रही है। हम थोड़ा सा रिस्की खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका की आज जो क्रक्स है ना उनकी बैटिंग का, इट्स अ क्लासिकल टेस्ट मैच अप्रोच। उन्होंने बहुत अच्छे बॉलिंग अटैक को बहुत ध्यान से खेला है, वो कहीं एग्रेसिव नज़र नहीं आए, उन्होंने कहीं आगे निकल के एरियल शॉट्स नहीं मारे। दे वर प्लेइंग द वेट एंड सी गेम। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की मुझे थोड़ा सा तशवीश भी है, जो हमारा पैटर्न है पिछले 2-3 साल से, कि हम तीसरी इनिंग्स में और अपनी दूसरी इनिंग में ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम तेज़ खेल रहे हैं या स्लो खेल रहे हैं। वो जो हमने नहीं एक नाम दिया हुआ था मॉडर्न डे अप्रोच, ये विकेट नहीं है सर, ये वो विकेट ही नहीं है जिस पर आप ये कर सकें। ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैं समझता हूँ बिल्कुल, आप विकेट के लिहाज से सर खेलते हैं। विकेट अगर आपकी डिमांड कर रही है कि आपको रुक कर खेलना है, तो अगर आप मॉडर्न डे अप्रोच करके आउट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इट मेक्स नो सेंस। बाबर आजम जितने बड़े प्लेयर हैं, आई थिंक मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे सर ये है कि अगर आपके पास अच्छा प्लेयर हो, एडम गिलक्रिस्ट एक ज़माने में वो क्रिकेट खेला करते थे, रोहित शर्मा आप खेलते हैं, ये जब बल्लेबाज बिल्कुल अपने कैरियर के अरूज पर होते हैं ना सर, या तो फिर इंग्लैंड जैसा टैलेंट आप निकालें काउंटी से कि वो सब हैंड आई कोऑर्डिनेशन से खेलते हैं, अच्छी पिचेस होती हैं सर वहाँ पे बैटिंग के लिए। बाबर आजम को मैं इस तरह आपके सवाल को जो है ना ख़त्म करूँगा सर कि आई थिंक उनको खुद भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि ये बहुत लंबा हो गया अभी पीरियड, उससे कैसे निकलना है। आई थिंक मुझे याद है यूनुस खान ने अजहरुद्दीन की हेल्प ली थी, बहुत सारे और लेजेंड्स हैं। आई थिंक किसी ना किसी को उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। मुझे लगता है टेक्निक और थोड़ा सा जो प्रेशर पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ, कप्तानी चली गई, आई फिर गई, नए कप्तान, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो मेरा एनालिसिस ये है कि कहीं ना कहीं वो मेंटली भी उस चीज़ से डिस्टर्ब हुए थे और उसका इम्पैक्ट उनके खेल पर आ गया है। वरना वो इतने बुरे प्लेयर नहीं थे। एक ज़माने में तो बाबर आजम के 50-60 तो हमें खबर ही नहीं लगते थे, वो तो सेंचुरीज करने वाले प्लेयर थे। ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि उन जैसा बैट्समैन इन्वेस्ट हुआ, इतना अरसा चला, और जब उसका पीक आना था वो अचानक से जो है वो उनका डाउनफॉल। तो मुझे लगता है कि किसी को उनके साथ सेशन करना पड़ेगा और उनको खुद भी जाना चाहिए। भाई आपको 26 साल हो गए, आपने बड़े बड़े प्लेयर्स देखे हैं यार, यूसुफ, यूनुस, इंजमाम, ये सारे के सारे किस तरह खेलते थे। मतलब इन पे बैट पैच नहीं आता था, इनके साथ क्या कप्तानी की भागदौड़ इनके साथ नहीं आती थी। एक के खिलाफ तो सारे मिलके हलफ ले गए थे, इतना बड़ा प्रेशर। और सबसे अच्छा प्लेयर है वो सेकेंड इनिंग का वर्ल्ड में, यूनुस खान की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन मैं गफ़ार की बात से इत्तेफाक करूँगा कि बाबर को ज़रूर किसी की हेल्प लेनी चाहिए। जितने भी बड़े प्लेयर हैं माजी में हमने देखा है, या दूसरे मुल्कों की तरफ भी देखें, तो जो भी प्लेयर है उसके ऊपर बैट पैच ज़रूर आता है, लेकिन वो उससे निकलने के लिए किसी की हेल्प लेते हैं, अपनी स्ट्रगल करते हैं। वो चीज़ बाबर मिस कर रहा है। बाबर ने आज तक किसी के साथ बैठकर डिस्कस नहीं किया कि उसकी गलतियां क्या हैं, उसको किस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करना है, किस चीज़ के जो है वो लेक कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर बाबर जब काम करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, ग्राउंड में नहीं जाते। 2019 में आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला है, 4 डे। तो ये वजह भी हो सकती है क्योंकि कोहली और रोहित शर्मा भी बड़े अरसे बाद फर्स्ट क्लास में वापस। आपके कौन से प्लेयर फर्स्ट क्लास खेलते हैं? नहीं, जो बिजी नहीं होते, कौन नहीं खेलता, कोई नहीं जो परफॉर्म कर रहा है। आसिफ अफरीदी, ये जो लड़का लेकर आए हो, आसिफ अफरीदी तो अब आया ना टीम में। फर्स्ट क्लास नहीं खेला था, लेकिन डोमेस्टिक बहुत खेली इसने, बहुत खेली। अच्छा, इसके पीछे कामरान गुलाम पे चले जाओ आप, कामरान गुलाम अब कहाँ है टीम में? आप साहबजादा फरहान पे चले जाओ, ये सारे फर्स्ट क्लास खेल के आए थे। आप इमामुल हक की बात कर लो, साहबजादा फरहान को तो पीएसएल की वजह से लिया है। नहीं, साहबजादा फरहान फर्स्ट क्लास। इसका मैं जवाब देता हूं। आसिफ फर्स्ट क्लास खेला है, लेकिन उसको टीम में तो पीएसएल की वजह से आया ना भाई। जी। अच्छा आसिफ, आपने जो बात की ना, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो जो रेगुलर आपके टेस्ट प्लेइंग मेंबर हैं, जो तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते, आप पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ इतना बिजी होते हो, या कोई भी इंटरनेशनल टीम के साथ, जब आप ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर हो, अभी देखो, अभी उनके पास ऑप्शन था, लेकिन उसमें जो मेरे पास लाए वो ये है कि टीम मैनेजमेंट वाज वेरी फ्लेक्सिबल। उन्होंने कहा कि जो इन पिचेस के लिहाज से यहाँ ट्रेनिंग कर सकता है
वो करके देख ले, जिसको मैच खेलना है वो जा सकता है। मोहम्मद रिजवान को ये समझ लगा कि उनको खेलना चाहिए, वो चले गए। जब बाबर को लगा कि शायद वो जितनी क्रिकेट खेले हुए हैं या जितना उनको शायद यहाँ पे नेट पे वही एनवायरनमेंट मिल जाए, वो क्या बोलते हैं उसको, साइड आर्म से मे बी कि उसके अलावा हम वहाँ मौजूद अच्छा नहीं, मे बी कि ये भी हो सकता है कि वहाँ उनके पास बॉलिंग प्रैक्टिस अभी हो रही हो। लेकिन ये ज़रूर है कि अब जो हालात बन गए हैं उसमें उनको क्रिकेट कहाँ जहाँ भी मिल जाए उनको खेलनी चाहिए। पहले जो नहीं खेली उसमें आई एम श्योर कि अगर आप शेड्यूल निकालेंगे तो बहुत मसरूफियत होती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा एनवायरनमेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, किसी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली ना। नसीम अब खेल रहे हैं, अब खेलना शुरू हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी को खेलने का मौका मिला था, वो शादी में आ गए कराची में। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने उनके रन्स हैं इंटरनेशनली, उनकी सलाहियतों पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से या ना खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको क्रिकेट जरूर खेलनी चाहिए। आई एम श्योर कि अगर वनडे सीरीज में भी वो फॉर्म में आ जाएंगे जो उनका फेवरेट फॉर्मेट है, तो मे बी कि टेस्ट क्रिकेट पर उसका असर पड़े। और याद रखिए कि कुछ प्लेयर जो है वो कंडीशंस के लिहाज से, बाबर ने 196 जब कराची में किए, 160 किए, इंग्लैंड में जाके 200 किए, ये भी उसी ने किया। तो हमें उस जैसे टैलेंट को ना बैक करने की इस वक्त ज़रूरत है कि वो मुश्किल वक्त में तो मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्लेयर जो है ना वो आते हैं, लेकिन उन पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है फॉर्म में ना होने से पहले भी। बड़ा प्लेयर कैप्टनसी भी बिल्कुल वो डिस्कस होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम बाबर आजम है जी, जिसको दुनिया उस तरह की परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए ना। टेस्ट में, इस टेस्ट मैच में भी हुआ, लाहौर टेस्ट में भी हुआ कि शान मसूद खेल रहा है, अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है, अवाम कह रही है बाबर बाबर बाबर। तो हम भी लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस भी तो आनी चाहिए ना। कब तक हम उसको बर्दाश्त करेंगे इस तरह से कि वो रन्स नहीं कर रहा, वो जो आवाम की तवक्कुआत हैं उसको पूरा नहीं कर रहा, तो कब तक वो टीम के साथ आप क्या चाहते हैं? वो आप क्या थोड़ा अरसा के लिए किनारा कश हो जाए, परफॉर्म करे? अगर नहीं हो रहा तो फिर वो किसी की हेल्प ले, अपने जो खामियां हैं उनके ऊपर काम करे, डोमेस्टिक खेले और वापस आए टीम में। मुझे तो ये लगता है कि सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, बाबर ना देखे कि कौन क्या कह रहा है। आपको याद है पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई, इधर और जगह पे गई, वहाँ पे अखबार पढ़ना बंद कर दिए थे पाकिस्तान की टीम ने। यूनुस खान को आपने देखा है कि वो टीम से ड्रॉप हुआ 2015 के वर्ल्ड कप से पहले, वो नेशनल स्टेडियम कराची में आ गया और उसने सेंचुरी बना दी। यही जावेद भाई ने किया था 92 वर्ल्ड कप से पहले, वो ट्रायल पे आ गए। वसीम अकरम को ट्रायल के लिए बुलाया गया था यार, इतने बड़े बड़े नाम आकर खेले हैं, तो कुछ तो ख्याल करो। नहीं, बाबर को बिल्कुल अभी चूंकि सेकंड इनिंग बाकी है, फिर कहा जा रहा है कि वो T20 में भी शायद कमबैक कर सकते हैं, वनडे में तो आई एम श्योर वो होंगे ही। तो किसी एक फॉर्मेट में चाहे इस इनिंग में अब उनको रन्स करने पड़ेंगे, प्रेशर बढ़ गया, इसमें कोई शक नहीं है। उनके अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से या पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट के लिहाज से ही नाउ नीड टू स्कोर रन्स, क्योंकि अगर वो इन पूरी सीरीज में रन्स नहीं करते तो आगे चल के फिर पाकिस्तान के लिए और उनके दोनों के लिए प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। बट आई एम श्योर जितने वो टैलेंटेड हैं, मुझे सिर्फ ये लग रहा है उस जोन में मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुझे मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ ना, अगर आप उनके डिसमिसल देखें, ये बाबर की डिसमिसल नहीं होती थी, हम उनसे एसोसिएट नहीं करते थे। वर्ल्ड कप 2023 तक तो मुझे अनलकी वाला पैटर्न लगता था, वो लेग स्टंप पे ज़्यादा आउट हो रहे थे, डिफ्लेक्शन या चलते। इसमें अगर आप इस सीरीज में भी देखें 23, 42, 16, तो ये नहीं कि वो 0 या 3-4 पे आउट हो रहे हैं। 42 वाली इनिंग में आई एम श्योर या 23 वाली में तो उनको आगे जाना चाहिए था, बट एकदम से वो आउट हो जाते हैं, वो सेट हो जाते हैं तो फिर उनको चाहिए ना बिल्कुल 50 के थोड़ा तरफ जाएं, 100 की तरफ एक जाएं, और चीज तो मुझे उनकी बैटिंग में नजर आ रही है कि इंटेंट जो है ना, बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्लो विकेट पर बहुत एग्रेसिव हो जाएं, बट आप एटलीस्ट स्पिनर्स के आगे जो उनका एक चीज एसोसिएट कर दी गई, अब तो कोच ने कह दिया उनके, नहीं कर दी थी वो आउट ही स्पिनर, अब तो उनके कोच ने भी कह दिया ना, तो आपको फिर स्पिनर्स के खिलाफ ना कभी कभी काउंटर अटैक भी करना होता है। आप स्वीप का इस्तेमाल वो करना कर सकते हैं, नहीं करते वो, थोड़ा सा आगे निकल के खेलें। आई एम श्योर जितने बड़े बैट्समैन हैं, जितने रन बनाए हुए हैं, एतमाद नहीं है ना ज्यादा दूर, मुझे ऐसे लगता है कि हमें मुश्किल वक्त में इतने बड़े बैट्समैन को थोड़ा बैक भी करना चाहिए उनके खिलाफ बहुत, कि वो एक अच्छी इनिंग खेलकर पाकिस्तान के लिए वापस आए। दोनों की राय तो है, लेकिन एक एक्सपर्ट की राय लेते हैं जो क्रिकेट जिन्होंने बहुत खेली है, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। इनके नाम के साथ आपको याद आता है 1987 का बेंगलोर टेस्ट जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ जीता था, ये और इकबाल कासिम शानदार बॉलिंग। उसके बाद शारजा का छक्का 1986 में जावेद मियादाद ने लगाया था, अगर ये सिंगल ना लेते तो जावेद भाई को मौका नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ अहमद साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई आपसे पूछना यही चाहूँगा कि अभी तो हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, चलें बाबर से ही आप बता दें कि बाबर आजम में क्या क्या गलत वो कर रहा है, उसको क्या ठीक करना चाहिए कि उसकी फॉर्म वापस आ सके? एक्चुअल सबसे मेन चीज है अंडर प्रेशर, और अंडर प्रेशर जब आदमी आ जाता है तो उसे वो कोई भी कुछ बताता रहे, बताने से कुछ नहीं होता, वो अपना खुद एहतसाब ही कहूँगा कि एहतसाब करता है और फिर जो है उसको देखता है कि भाई मैं
क्या कर रहा हूँ। तो अभी तो उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसलिए हो गई है कि वो तीनों जैसे फास्ट बॉलर, ऑफ ऑफ ब्रेक, ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर, तीनों पे फंस रहा है वो। और ये अब से नहीं, काफ़ी टाइम से है। और जाहिर है कि एक और प्रेशर उसके ऊपर, प्रेशर क्या था कि हालात जो थे टीम के हमारे कप्तानी से हटाया, फिर 50 किस्म की और जिसे कहना चाहिए प्रॉब्लम हुई, जी तो वो भी लेके बैठ गई हैं। और जाहिर है कुछ लोग जो पहले साथ थे उसके, वो अब जो है वो अलग होके बैठ गए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको वो जो है ना उस शौक से अभी निकला ही नहीं है, जिस जो शौक उसे जब कप्तानी हटाई और उसके साथ जो लोग मौजूद थे, जिस तरह सरफराज के साथ लोग मौजूद थे और बाद में हाथ छुड़ा के चले गए, जी तो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब तो वो खुद ही अपने, ठीक है किसी से भी पूछे, लोग कहते हैं कि उसके पास चला जाए, इस प्लेयर के पास चला जाए, उस प्लेयर। मैं कहता हूँ आप खुद सोचें कि क्या मुझे करना चाहिए, क्यों मैं ऐसा हो रहा हूँ, मालूम सबसे करें। कोई आप अंदर तो आप ही जाएंगे ना बैटिंग करने, तो आप सोचें। अच्छा, आपका तजर्बा, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के जो ग्रेड्स गुजरे हैं, जावेद मिर्जाद साहब के साथ आपका काफ़ी मिलना जुलना है, काफ़ी आप उनके साथ खेले भी हैं। कभी जावेद भाई इस सिचुएशन में फंसे हों, बैड पैच से गुजरे हों, तो उन्होंने क्या किया, अगर आप बता सके तो? देखिए जावेद भाई का जो दिमाग था ना, वो खुद तो उनका चलता ही था, दूसरों को पजल भी करता था। ये भी मैं आपको बताऊं, ये वो उनकी क्लास में तो कोई आ ही नहीं सकता। मैं ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें वसीम अकरम भी शामिल है, कि उनके क्लास में आ ही नहीं सकता कोई। क्योंकि मैं ना सिर्फ उनके साथ खेलने की तो अपनी वो है, उनकी कप्तानी में भी रहा, और फिर उनके साथ काफी टाइम जो है बाहर भी, मतलब कमरों में बैठ के और ये सब हमारे पास आते हैं। उनका माइंड इतना होता था कि दूसरे को पजल करने वाली बात ये कि वो पहले ही जो है कोई फील्ड में और बैटिंग कर रहे हो तो बॉलर को डिस्टर्ब कर देते हैं और ऐसा कुछ करते हैं। खैर अब तो बहुत काफ़ी मुश्किलात आ गई हैं लोग के, लेकिन आप स्लेजिंग ऐसी नहीं करें कि स्लेजिंग आपकी कोई हो। तो बहुत सी टैक्टिक्स होती हैं और कई प्लेयरों में ऐसी टैक्टिक्स थी कि वो दूसरे को कर दे। अब उनसे नहीं खेला जा रहा है। ग्रेट गावस्कर की मैं बात कहता हूँ कि बहुत बहुत प्लेयर ऐसे हैं, जावेद भाई समीत के समटाइम उनसे रन नहीं हो रहे होते, लेकिन कोई बॉलर मुश्किल अगर डाल रहा होता है तो वो गावस्कर का एक मुझे याद है अच्छी तरह, वो कहता था कि मैं देखता था कि ये मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं एक रन लेके उधर चला जाता था और वहां से खड़े होकर देखता था कि यार क्या हो रहा है बॉल। तो ये दिमाग की बात है, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ और ये क्रिकेट से खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी ये चीज मौजूद है कि आप किसी को वॉच करना हो, जाहिर आपको पहले से जहन में ओहो स्पिन होने वाला है, ये पिच स्पिन करेगा, भाई स्पिन करेगा। पाकिस्तान के जितने ग्रेट प्लेयर हैं स्पिनर पे इतने तगड़े थे उतने ही हल्के हो गए। अब किसी से खेला ही नहीं जा रहा, कोई लेट के खेल रहा है, कोई बैठ के खेल रहा है, फील्ड फैली हुई है फिर भी सिंगल नहीं निकाल पा रहे हैं, समझ से बाहर है। तो आई थिंक मेरा ख्याल जावेद भाई की क्लास में तो जावेद भाई सबसे बड़ा सारा डिपेंड करते थे कि मैं इस बॉलर को किस तरह, अब मैं ही ले लें, मैं अगर 6 बॉलें कर रहा हूं और जावेद भाई हर बॉल पे मुझे रन लेके निकल जाते हैं दूसरी तरफ, या तो डबल सिंगल की जो बातें जिसपे अभी ये मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, ये अभी काम आएगा। आपके 250 रन आपने किए हैं कल पूरे दिन में, इतने थोड़ी होते थे यार, 300 प्लस होते थे आपके रन। अच्छा मतलब तौसीफ भाई टेस्ट मैच भी चल रहा है, इसमें साजिद खान, क्योंकि आप भी ऑफ स्पिनर हैं, साजिद खान इतनी अच्छी बॉलिंग, मतलब 1 विकेट तो उसने ली, लेकिन साजिद पिछले टेस्ट मैच में भी इस टेस्ट मैच में भी ज़रा बुझा बुझा नजर आया। क्या कमी उसमें आप देख रहे हैं जो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए विकेट लेना एक डिफरेंट है। आपने आज देखा मार्करम को, उसने क्या शॉट मार के जो अपनी टीम को जो है बिल्कुल बेड़ा ही गर्क कर दिया। उस लिहाज से मैं कहूँ तो कि एक फील्डर था उसने उठा के मार दी वहाँ पे, इसी तरह सऊद शकील ने उठा के वहाँ पे मिड विकेट पे मार दी, उसमें हम लोग प्रॉब्लम में आ गए। देखिए उसको पहले मैंने सकलैन को ये बात बताई थी उस टाइम में। अभी देखें ना मेरे सामने साथ तो ऐसी चीज़ें गुजरी हैं ना, उसका फ्रंट लेग जो है ना वो क्लैप्स करता है
अच्छा, मैंने ये बातें की और फिर ये कि वो गेंद करते वक्त उसकी बॉडी ऊपर नहीं रहती बल्कि वो झुक जाती, ठीक है, उसको आदत पड़ गई है, उससे विकेटें भी ले रहा है, सब है अपनी जगह, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा बाउंस उसको नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा कि ऊपर से अगर आप हाथ ला के करेंगे, उनका ऑफ स्पिनर देख लेना, हार्मर क्या नाम है वो, देखें आप हार्मर। कितने ऊपर से बॉलिंग करता है और उसका टर्न। तो ये इसमें मैंने सकलैन को ये बात कही थी जो कि इन्होंने उसको जिसे कहना चाहिए कि मेरा ख्याल तो चाहते नहीं थे या क्या वजूहत थी कि मैंने उसको कहा था देखो देखो इसका एक तो ये स्ट्रेट नहीं आता, ये क्रॉस चला जाता है, यानी कि जो क्रीज है उससे दूर चला जाता है और वहां से बॉल करता है, और फिर इसका फ्रंट लेग जो है वो जो है उसका जो है वो बेंड हो जाता है और उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। तो ये एक दो तीन चीजें थी खैर एज के इस हिस्से में, लेकिन आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसको उठा के उन्होंने ना श्रीलंका लेके गए, भाई अगर आपने बनाना था तो आप श्रीलंका ले जाते उसको, वहां देख लेते। आप उसको एकेडमी भेज दी और एकेडमी में कौन देख रहा था, वो उमर रशीद। अब आप मुझे बताइए जिसका ये आलम हो तो आप बनाने की तो बात नहीं करते। तो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर वापसी की है इसने, लेकिन अब देखना ये हो या नुमान हो, जहां टर्न नहीं मिल रहा होगा वहां किस तरह बॉलिंग करनी है। तो ये इनको बगैर खिलाए तो आप नहीं देख सकते ना। जी, बस आखिरी बात आपसे पूछूंगा। अभी कल ही पाकिस्तान ने वनडे का कप्तान चेंज कर दिया। रिजवान हालांकि उसने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीती, साउथ अफ्रीका में सीरीज़ जीती, फिर शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कैसा असर पड़ेगा इससे पाकिस्तान? देखिए इतना बुरा रिकॉर्ड भी उसका नहीं था। 11 मैच थे उसमें 9 जीते थे, 2 मेरे ख्याल हारे थे, वो इस तरह का कुछ है रिकॉर्ड उनका। लेकिन ये असल वजह ये नहीं है उनको हटाने, असल वजह ये है कि जो आदमी बोता है ना वही काटता है, सबको मालूम है। और मैं खुलेआम ये बात कर सकता हूँ क्योंकि इसलिए कि मुझे एक एक चीज का पता है कि जो आपने सरफराज के साथ किया सबने मिलके, वो आज आप को मिल रहा है नतीजे में। अब इससे कितना नुकसान होगा ये मुझे नहीं पता, और होगा बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए कि आप कॉन्फिडेंस में लिए बगैर एकदम हटा देते हो। इसी तरह शाहीन को हटाया, इसी तरह बाबर को हटाया, ये ग्रुप्स बने हुए कुछ देखे ना। मैं जब सीधी बात करता हूँ तो लोग अजीब मतलब आई मीन के वो सोचते हैं यार ये क्या है यार, देखो क्रिटिसाइज नहीं है भाई, ये तो नजर आ रही हैं चीजें आपको सामने। 4 का जत्था उधर बना हुआ है, 4 का उधर बना हुआ है, 4 का उधर बना है। कोई कहता है जी इसके बारे में गलत बात नहीं करना, हो आपकी जबानें इतनी चल पड़ी हैं या इतनी क्रिकेट आपको मिल गई है कि आप किसी को कह रहे हो कि इसके बारे में बात नहीं करना, या इतने पक्के हो गए हो आप कि आप इस तरह की बातें करोगे। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये सब चीजों के अलावा जो इनसाइड जो गड़बड़ है ना वो आप खा जाएगी। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी बहुत ज़्यादा बातें की, डरे बगैर। हमेशा आप क्लियर बात करते हैं, आपसे बात भी हम करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब। भाईजान यहीं से बात शुरू कर देता हूँ मैं। शाहीन को कप्तान बना दिया, ये कप्तानी की ना पूरी एक लिस्ट है मेरे पास। ये 10वां कप्तान चेंज हुआ है आपका 2023 से लेके आज तक। 2023 में शादाब खान, उसके बाद बाबर आजम रिज़ाइन करता है। ये देखो ये लिस्ट है पूरी। 13 मार्च 2023 को शादाब खान, उसके बाद फिर बाबर रिज़ाइन करता है, फिर शाहीन अफरीदी को T20 कप्तान बनाते हैं, फिर शान मसूद टेस्ट में कप्तान बनता है, फिर शाहीन अफरीदी को रिमूव कर देते हैं आप 29 मार्च 2024 को। पिछले साल की बात है। रिमूव जिसको किया T20 से, उसको वनडे का कप्तान आपने लगा दिया। बहुत अच्छी बात है यार। रिजवान को अभी लगाया था आपने वाइट बॉल का कप्तान 2024 के अक्टूबर में, 1 साल पहले, और उसका रिकॉर्ड तौसीफ भाई बता रहे थे कि 11 में से वो अच्छे खासे वनडे जीता हुआ। 11 जीते 9 हारे, 11। तो यार आप बताओ यार, आप से देखिए ये जो आपने चार्ट सामने रखा है ना, ये अब याद करना मुश्किल है, इतनी तब्दीलियां आपने कर दी हैं। हाँ। लेकिन ये तब्दीलियां पहले तो हम ये रोते थे आसिफ के पाकिस्तान क्रिकेट में जब हमारे यहाँ हुकूमत चेंज होती है तो ये मामला ऐसे होता है, लेकिन फिर कंटिन्यूटी रहती है। रमीज़ राजा ने अगर बाबर आजम को बैक किया था तो मुकम्मल बैक किया था। बिल्कुल। नजम सेठी साहब ने अगर कुछ चेंज करना था तो उन्होंने चेंज किया। बट मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और आई एम श्योर कि उनके पास अब
आकिब जावेद मौजूद हैं, एक ज़माने में उनके पास वहाब रियाज थे, वो वहाब उनके रियाज पास आज थे, भी हैं भाई, ठीक है, आज भी वहाब अब्दुल रियाज रज़ाक आज भी भी मौजूद हैं, थे। आज भी। अब आप कर क्या रहे हैं? मेरा- देखें, जो अभी हम बाबर की बात कर रहे थे ना, देखें तौसीफ भाई ने वही बात की ना, अंडर प्रेशर। अगर आप थोड़ा सा प्लेयर्स को भी इंसान समझें, जब एक प्लेयर एक कैलिबर पे होता है, उसकी ईगो होती है, उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपने शाहीन को भी डैमेज किया, उसको टाइम लगा, अब आके कहीं उसकी बॉलिंग में वो कार्ड फिर भी नहीं है जो उसकी 4-5 साल पहले थी। बाबर के साथ भी आपने वही किया। अब आप सोचिए, मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैच चल रहा है, वो आउट हुए बिल्कुल आखिर में, और उसके चंद घंटे बाद प्रेस रिलीज आती है जी आपको फारिग कर दिया गया है। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है यार? दुनिया में कहीं ऐसी चीज़ आपने देखी है कि एक फॉर्मेट के दौरान दूसरे, आप टेस्ट मैच के बीच में कर लेते, आप टेस्ट मैच के बाद कर लेते। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट रिजवान बोर्ड को को बुलाते। हाँ जी, उस मीटिंग में शायद रिजवान एक मौजूद खबर भी ये हो। भी आई थी कि रिजवान ने खुद कहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है कंटिन्यू रखने में और उसका फोकस नहीं हो रहा कप्तानी के ऊपर। तो मैं तो जब तक वो उनसे खुद नहीं सुनूंगा मैं तो नहीं मानता इस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ जब वो साउथ अफ्रीका में आपने भी सब याद दिलाया, ऑस्ट्रेलिया में दूसरे कप्तान बने तारीख के पाकिस्तान के, साउथ अफ्रीका में भी जीतने वाले दूसरे मिसबाह के बाद कप्तान बने। वसीम अकरम ने पहले वहाँ जितवाया था, वकार यूनुस थे वो जो सीरीज शेब अख्तर ने जिसमें 5 आउट किए थे। आप जब किसी को टाइम ही नहीं दोगे, चले 2027 के लिहाज से मुझे लगता है कि आपने जो फैसला किया तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो अभी आप सलमान की बातें भी कर रहे हो उसको जाने दें भाई। अब T20 वर्ल्ड कप तक आप 4 महीने में नए कप्तान को कोई टाइम नहीं देंगे, मेरा ये कहना है। चले, ये तो बात होती रहेगी, अभी तो इस गुफ्तगू को हमने और खोलना है, दोनों से राय भी मैं लेता रहूँगा। तौसीफ अहमद साहब की बातें आपने सुनी, अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट, मैं हूं आसिफ खान। एक बार फिर खुश आमदेद आपको कहता हूं। भाईजान, वही कप्तानी की बात, आपका पॉइंट ऑफ व्यू रह गया है, आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में कोई भी फॉर्मेट हो, आप किसी को भी कप्तान बना रहे हैं तो उसको एक टाइम फ्रेम दें नहीं देते कि भाई आपने आप नहीं देंगे। आप नहीं देते ना, मैं यही 2023 तो सबसे से बड़ी लेकर खराबी अभी है। तक की लिस्ट तो आपको बता दी ना मैंने, जो अब आपने कप्तान अनाउंस किया है उसका भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं। कहीं उसका जिक्र नहीं है कि भाई 5 T20 शाहीन शाह अफरीदी को कब तक के लिए कप्तानी दी गई। 5 T20 हारा, सोशल मीडिया पे शोर होगा, उसके बाद आप दोबारा से सोशल मीडिया को क्यों सुन रहे हैं भाई? सोशल मीडिया के बगैर चल ही नहीं रहा। सोशल मीडिया को आप नहीं मुतमईन कर सकते, आपने अपनी पॉलिसी बनानी है, आपने उसको फॉलो करना है। आपने कप्तान बनाया है, ठीक है भाई, कप्तान बनाया है, आप अगले वर्ल्ड कप तक कप्तान है। ना यहाँ कप्तान का पता चलता है, ना यहाँ कोच का पता चलता है, ना यहाँ कोई पॉलिसी है, ना यहाँ कोई किसी इवेंट का पता चलता है। डोमेस्टिक का हमें पता नहीं चलता कब कौन सा इवेंट कहाँ शुरू होना है। अचानक से चीज़ें अनाउंस की जाती हैं, अचानक से नया कप्तान आ जाता है। डोमेस्टिक की हद तक तो मैं इनकी बात से इख्तिलाफ करूंगा। डोमेस्टिक क्रिकेट का डिपार्टमेंट पाकिस्तान का ना बहुत अच्छा चल रहा है। वजह, क्योंकि वो पूरा शेड्यूल पहले दे देते हैं। आपको कायदम ट्रॉफी का पता है, आपको हनी मोहम्मद ट्रॉफी का पता है भाई। कदादन ट्रॉफी में कराची की टीम नहीं थी, अचानक से कराची शेड्यूल की- चेंज हुआ, फिर ये तो बड़ी आला बात कर दी आपने। फिर कराची सारा की टीम शेड्यूल- हर साल फॉर्मेट चेंज होता है उसका भी। कराची की टीम, हाँ, दोबारा format- से नया शेड्यूल बना। कराची की टीम नहीं थी। कराची की टीम जो गई है वो भी एक मतलब एक फेवर के लेकर गई है जी। तो ये कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जो RCA है, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कराची, वो उससे पूछें ये सवाल। आप नदीम उमर साहब से ये सवाल बनता है कि सर आप क्या देखिए, कर रहे हैं। वो क्वालिफाई करना ना करना अलग बात है, लेकिन आज बात मैच हो भी हार रही गई है यार, आज मैच पाकिस्तान भी हार क्रिकेट गई। बोर्ड के शेड्यूल की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज की बात हो रही है ना। आपका जो है ना, वो कभी कहते हैं जी अब वनडे टूर्नामेंट पहले हो रहा है, T20 बाद में होगा। कभी आपका जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अक्टूबर में शुरू हो रहा है, कभी नवंबर में शुरू हो रहा है, कभी कहाँ कोई विंडो है। PSL आपका कभी फरवरी में हो रहा है, कभी मार्च में हो रहा है। PSL की क्या इत्तला चले? PSL देखिए PSL तो खैर वो चूँकि फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप है तो अप्रैल मई में तो वो होना ही है। लेकिन एक चीज़ उबैद बात कर रहे थे, मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको अपना पॉइंट दे दूं कि आपने प्रेस रिलीज जारी किया रात को 9:56 पर,
Yes. कि जी शाहीन आफरीदी नए कैप्टन होंगे। वाह। रिजवान का जिक्र तक नहीं है कि वो क्यों हटाए गए, उनका शुक्रिया अदा कर देते। आपकी सर्विसेज हैं, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में आप जीते, बट हम मूव ऑन होना चाह रहे हैं, थैंक यू रिजवान फॉर योर सर्विसेज, नथिंग एल्स। कर्टेसी। ठीक है, कुछ नहीं था उसके अंदर। आप जो बात कर रहे हैं ना, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, उनकी रजामंदी होती है, तो ये बड़ी प्यारी प्रेस रिलीज आती है, जिसके अंदर कोर्ट्स होते हैं। मुझे याद आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक एडवाइजरी पैनल भी है। हाँ, उसमें उसका पता ही नहीं, किसी को अनाउंस ही नहीं हुआ आज तक। उसमें कौन कौन है सर? उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक कल मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को शिरकत करना थी, उसके बाद पीसीबी ने जिक्र नहीं किया, बट मेरे पास ये इत्तला पहुंची थी कि उनको जाना है वो एडवाइजरी पैनल में। फिर आज सुना है कहीं मोहसिन नकवी साहब ने कहीं बात की है कि मिसबाउल हक मौजूद है। बता दूं पहले मैं, बता मिसबा हैं उसमें, हाँ। अजहर अली हैं उसमें, असद शफीक हैं उसमें, वो तो सिलेक्टर्स हैं दोनों। उसमें आकिब जावेद हैं उसमें। अनाउंस नहीं की सर अब तक, ये अनअनाउंस्ड है अभी तक। कल की मीटिंग में अनाउंस नहीं किया, कल की मीटिंग में शान मसूद भी थे। ठीक है, अनअनाउंस्ड, लेकिन एडवाइजरी कमेटी है। अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ें तो उसमें तो जिक्र ये सिर्फ सिलेक्शन कमेटी बैठी थी, जहाँ मुझे याद है। अनाउंस क्या है? पाकिस्तान एशिया कप की ट्रॉफी, एशिया कप के जो सदर हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो ट्रॉफी उन्होंने कह दिया है बीसीसीआई को आईसीसी के थ्रू कि यहाँ से आके ले जाएं, दुबई से आके ले जाएं। अनअनाउंस्ड है ये। सर मैं उस मीटिंग में नहीं था, अनाउंस तो है, लेकिन मौजूद थे, मैंने कुछ तस्वीरों में उनको देखा, तो ये बेहतर बता सकते हैं। पाकिस्तान मीडिया क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, आई थिंक कल उनकी प्रेस रिलीज देख लें, या अगर आज जो जिस तरह की मीटिंग अरेंज हुई, मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा मोहसिन नकवी साहब इस जानिब देखे ज़रूर। बस मैं इतना कहूँगा, वो आई थिंक उन तक बात पहुँच जाएगी। ये किस तरह हो रहे सारे मामले? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जो मीटिंग हुई चेयरमैन पीसीबी के साथ, बहुत सारे लोग बैठे थे, बिल्कुल, तो उसमें बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे नहीं भी बैठे थे, ये भी बोले आप। चलो यार, जो बैठे थे उनसे पूछने दो ना। हाँ, ये उनसे पूछे, आम आदमी को पता चलना चाहिए, हमें सब पता है ना, खबर पहुंच जाएगी। बिल्कुल, आप हो ना हो, बिल्कुल, मैं हूँ ना हूँ, ये हो ना हो, बिल्कुल खबर तो पहुंच जाएगी। तो उसके अंदर जो बातें हुई, वो बीसीसीआई का जो मैटर है, बीसीसीआई आईसीसी को पहुंचा, आईसीसी ने पीसीबी से कहा, मतलब चेयरमैन पीसीबी से नहीं बल्कि चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल से कहा, सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि हमारे चेयरमैन भी हैं। तो क्या इस हवाले से क्या बात हुई? देखिए, इस हवाले से बात ये हुई कि उन्होंने कहा जी हमारे पास खाता आया बीसीसी का, और बीसीसीआई ने ये कहा कि इंडिया की ट्रॉफी है, इंडिया जीता है तो इंडिया को ट्रॉफी दी जाए। तो उन्होंने कहा जी हमने उनको जवाब दे दिया है कि 10 नवंबर को दुबई में हम एक सेरेमनी रखते हैं, वहाँ आ जाएं, आपको ट्रॉफी देते हैं। बीसीसीआई का एक नुमाइंदा हो, राजीव शुक्ला आ जाएं या कोई उनका दूसरा बंदा आ जाए, और प्लस उनके साथ कोई प्लेयर आ जाए, करंट प्लेयर जो खेले थे, या कप्तान आ जाए, और सेरेमनी में जो कि एक पब्लिक गैदरिंग होगी और उसमें मीडिया कवरेज भी होगी, वो आ जाएं और उसमें आकर ट्रॉफी ले लें। तो ये तजवीज़ आप, ये इंडिया से भी एक सहाफ़ी हैं विक्रांत गुप्ता, उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात को सेकंड किया कि मतलब इस तरह का हुआ है। तो मोहसिन नकवी साहब का स्टैंड आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मामला जितना लिंगर ऑन हो रहा है ना, उतना क्रिकेट का सा मजाक हो रहा है, चाहे वो दोनों तरफ से हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब या ACC का ये हक था कि एज PCC चेयरमैन वो ट्रॉफ़ी देते, लेकिन जो रियलिटीज़ हैं, जो इस वक्त पॉलिटिकल जो ना टेंशन हैं, जो कुछ है, आपको याद होगा जय शाह साहब ने नहीं दी थी ट्रॉफी, श्रीलंका के कोई मसला था। मेरे ख्याल में ये मसला उसी वक्त हल हो जाना चाहिए था, उसी दिन या नेक्स्ट डे इंडियन टीम को, या जो भी विनर है, मैं इंडियन टीम का नाम ही नहीं ले रहा, जो विनर था उसको ट्रॉफी के साथ ही जाना चाहिए था। इस मसले का हल ना होना सबकी नाकामी है। आप क्या समझते हैं, ये सही फैसला है मोहसिन नकवी साहब का? देखिए, सूरत हाल को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में सही फैसला है। इसके अलावा आपके पास क्या हाल है? अब ये तो नहीं है कि आप जो है वो ट्रॉफ़ी कोरियर के ज़रिए भिजवा दें इंडिया में, उसको इंडिया वसूल करते हुए भी एक चैंपियन टीम को चैंपियन की तरह ट्रॉफी लेनी चाहिए। इज्जत देना चाहते हैं, इज्जत देना चाह रहे हैं, ट्रॉफी को इज्जत दो ना। लेकिन पूरी टीम को नहीं बुलाया उन्होंने कहा एक नुमाइंदा आ जाए, एक पूरी टीम आ जाए, उस पर एतराज़ थोड़ी है। उन्होंने तो एक हल बताया ना कि भाई आप प्लेयर ले आएँ या कप्तान ले आएँ और PCCI का बंदा ले, पूरी टीम आ जाए, उसको इनकार थोड़ी है, आ जाए ट्रॉफी ले जाए, वो चैंपियन है, वो उनका हक है, ले जाए। अच्छा, और भी कुछ बातें हुई, PSL के हवाले से बातें हुई, PSL के हवाले से टीम आ रही है, कब इसका शेड्यूल आएगा, कब इसके हवाले से क्लैरिटी आएगी, क्या इत्तला है? देखिए, PSL के हवाले से बात ये हुई कि 2 टीमें इंडक्ट होनी हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा है कि ओपन बिड होगी और उनकी कोशिश ये है कि उसको लाइव नशर किया जाए, तमाम दुनिया देखे कि कौन कौन लोग बिड कर रहे हैं और कितने में हो रही है। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल साफ़ शफाफ तरीके से होनी चाहिए और उसको पूरी दुनिया देखे।
2 टीमें होंगी, नाम जो है जो सजेस्ट किए गए हैं हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सियालकोट, फैसलाबाद, और जो ओनर होगा वो उसकी मर्ज़ी कि उसने क्या नाम रखने हैं। दूसरा हमने ये पूछा कि जो अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स हैं उनका फ्यूचर क्या है पीएसएल के अंदर, जो करंट सिचुएशन चल रही है और जो टेंशन चल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो उनका कहना यह था कि अभी उसमें टाइम बाकी है, 3 महीने हैं अभी ड्राफ्ट में, तो उस वक्त हम देखेंगे दोनों मुल्कों की सूरत हाल क्या है। अगर हमारे हालात अच्छे होंगे, अगर हम एक पेज पे होंगे तो अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को ज़रूर लिया जाएगा। और आपके पास भी इत्तला है, कोई आपने ट्वीट किया था पीएसएल के हवाले से, ये जो पुरानी टीम्स है, मतलब जो पुरानी से मतलब ज़ल्मी है, कलंदर्स है, कोयटा ग्लैडिएटर है, इनकी कीमत कौन तय करेगा? क्या इनके पास अभी भी राइट्स हैं? देखिए राइट्स तो 10 साल तक थे। हाँ। और उसके बाद फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल इनके पास था। मेरी इत्तला के मुताबिक तमाम 6 फ्रेंचाइजीज इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं, तो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल उनके पास रहेगा कि वो ये फ्रेंचाइज, पीसीबी ने एक जो तरीक़ाकार है पूरी दुनिया में कि इवैल्यूएशन एक इंडिपेंडेंट कंपनी करती है जो माहिर है इसके, वो इवैल्यूएशन कंप्लीट होने वाली है जल्द, और उसके बाद उसकी एक वैल्यू जो है ना सेट कर दी जाएगी। इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अगर कोई बहुत फ्रेंचाइज ने बहुत अच्छे गाने बनाए, बहुत अच्छे तरीके से वो सारा कुछ किया, किसी ने ट्रॉफी अच्छी जीती है, किसी ने अपना फ़ैन बेस अच्छा बनाया, जो भी है, इस पर लाहौर के अंदर अगर इस्लामाबाद के साथ सबसे ज़्यादा जीते हैं तो उन्होंने उस लिहाज से वैल्यू बनाई, कुछ ने कमर्शियल बनाई, तो जिसने जितनी वैल्यू बना ली है ना अब उसको उतने पैसे देने पड़ेंगे। गानों के हवाले से मेरी तो एक फेवरेट है फ्रेंचाइज, वो कहने की जरूरत ही नहीं है। पेशावर ज़ल्मी की म्यूजिक, देखिए मैंने नाम लिया और आपने कहा ये सब लोग कहते हैं, का फैन हूं, राहत फतेह अली खान को लेकर आया, ये सब ने कहा, बाकी लोग भी लेकर आए, अच्छे पश्तो में अच्छे गाने बनाए, पश्तो में गाने, सर रीजनल हर साल बनता है, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पूरे जो क्रिकेटिंग एक ना इसीलिए ब्रांड बना है पीएसएल कि हर टीम का कहीं ना कहीं एक डिफरेंट किस्म का जो रोल है। अब आसिफ ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जितना आपने अपनी ब्रांड को बड़ा बनाया 10 साल में, अब उतने पैसे देंगे। तो बहुत सारे लोग ये कहते, मतलब ये मजाक की बात है कि यार इससे अच्छा तो कम ही ब्रांड बनाते, एक बात है मजाक की, लेकिन एक्चुअली पीएसएल की वैल्यूज़ बढ़ी हैं, डिजिटल की, इसी तरह ब्रॉडकास्ट की, कमर्शियल, टाइटल स्पॉन्सर वो बढ़े, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी सिग्निफिकेंट राइज, मुझे लगता है कि होगा। और फिर आने वाली फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर को फिर भी कम देने पड़ेंगे। हाँ, तो लेट्स सी। नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर आप देखें पॉपुलैरिटी अगर उनकी होगी, एक बात कह रहा हूँ, XYZ कोई भी फ्रेंचाइज, अगर वो कंपनी समझती है कि भाई इसकी वैल्यू है, जो कि देखें इन दी एंड जो आई थिंक जो कमर्शियल के लोग हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे और आप भी उसको बढ़ा सकते हैं आगे, कि तमाम टीमों के मैच ही टेलीकास्ट होते हैं, तमाम टीम ही हेडलाइंस में चल रही होती है, तमाम टीमों के सोशल मीडिया डिस्कस हो रहे होते हैं मैच के दौरान, तो इक्वल ट्रीटमेंट है, सबको इक्वल मिलता है, तो सबका राय एक साथ अपने अपने लिहाज से होगा। सभी जीती भी हैं, बिल्कुल सब जीते हुए हैं, और मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग नेक्स्ट 3 मंथ ये खबर पीछे आई थी कि ये जो कंपनी इवेल्युएट कर रही है, इसके साथ फ्रेंचाइज, कुछ फ्रेंचाइज, 2 फ्रेंचाइज ताउन नहीं कर रही, जो चीज़ें उनसे मांगी गई वो नहीं दे रही, तो ये वजह, इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर नहीं कर रही तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए पीएसएल के मामला कुछ पिछले 10 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। पहले आता था मुनाफा नहीं हो रहा, फिर मुनाफा हुआ, फिर बहुत सही, क्योंकि 6 टीमें हैं, और आपको पता है कि पीएसएल के तमाम फ्रेंचाइज ओनर, आप किसी को भी ले लें या उनके सीईओज़ को, उनको इसके स्ट्रक्चर पे एतराज़ है, और सब कहीं ना कहीं अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। बट मैं इन सबको बिला तफरीक जो है ना, सबको सलूट करूंगा जो अब तक इन्वॉल्व रहे हैं, कि सब ने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं की है। नेशनल इंटरेस्ट कहां से आ गया? पैसा बनाया है, कारोबार। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इक्विवेलेंट से जो पीसीबी कमाता है वो 95% फ्रेंचाइज से। मेरा पॉइंट क्या है, मेरा लेकिन पॉइंट सबको बराबर जाता है, ये एक बात नहीं, मेरा एक पॉइंट है, जब ये लीग शुरू हो रही थी ना आसिफ, इस पर कोई, उस पर वही लोग आए जिन्होंने नुकसान उठाने के या बेड़ा उठा लिया था कि हमें पता है 3-4 साल, नजम सेठी खुद कहते हैं कि मैंने ये कहा था कि 3-4 साल भूल जाओ तुसी, मतलब आपको ब्रांड बनना है, आपको सब कुछ होना है। उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि जो इन्वेस्टर आए, बहुत अच्छे इन्वेस्टर मिले तमाम फ्रेंचाइजेस के, खासतौर पर जो 5 शुरू वाली हैं। मुल्तान में चेंज भी हुए, इसलिए उसमें एक डिबेट हो सकता है, बट 5 के 5 वो फ्रेंचाइज ओनर भी तो लिए, बहुत मतलब बहुत पैसा, 5 आसिफ जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे वो पहले दिन से लगे हुए हैं, और अब भी उनकी ये स्पिरिट है कि पीसीबी की एवेल्यूएशन जितनी करेगा हम। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए मैं पेशावर को सपोर्ट करता हूँ, मैं वहाँ का रिहायशी रहा हूँ, मेरी पैदाइश है, पैदाइश वहाँ की है और फैमिली वहाँ से है। बट पीएसएल हम सबकी ब्रांड है, जब भी होती है आपने देखा कि अब तो मैं, आप बिला मुबालगा आई थिंक बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान की, मैं वर्ल्ड कप या एशिया कप से कंपेयर नहीं करूँगा, वो बायलैटरल सीरीज के मुकाबले में पीएसएल के अंदर आप भी जब शो करते हैं एक डिफरेंट लेवल पे शो हो रहा होता है, उसकी वाइब अलग है। आई थिंक पीएसएल हमारा एक ऐसा ब्रांड है जो वाकई हम उसको ऑन करते हैं, और दुआ ये करते हैं कि तमाम फ्रेंचाइजेस
और पीसीबी मिलकर आगे बढ़ें, अच्छा और जी। ताकि ये और ऊपर जाए। उबैद अवान आपकी कौन सी फ्रेंचाइज पसंदीदा है? ये लड़ाई और कराएंगे क्यों? तुमसे। क्योंकि इसने तो कहा कि पेशावर ज़ल्मी है, क्योंकि ही वाज बोर्न इन पेशावर। नहीं देखिए, कोयटा को मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, मेरी फेवरेट थी शुरू से। जब उसमें सरफराज थे, कराची के काफ़ी सारे प्लेयर्स थे उसके अंदर, और अभी फिर भी आपने है, टीम बदल ली। लेकिन नहीं, उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गई, नहीं, उसकी वजह एक से दिल से लगाव होता है ना भाई। दिल से लगाओ, फिर मुल्तान सुल्तान, ओए होए, मुल्तानी ये उधर इलाके के करीब है ना ये। इलाके के। IM सराइकी। अच्छा, मेरी भी बचपन से ये बचपन से एक फेवरेट टीम है, बचपन से मतलब बचपन PSL के बचपन से। PSL के बचपन से वो। और यार बता, मेरा अच्छा ही लगे ना कहना हाँ, ये कह दें आप, बता दें, आप भी बता दें। बताइए। हाँ, भाई। मेरी पेशावर ज़ल्मी शुरू से, एवेल्यूएशन बढ़ जाएगी ना उसकी फिर। पेशावर ज़ल्मी मतलब उसका म्यूजिक मैंने कहा ना बड़ा अच्छा होता है। वैसे तो तमाम ही टीम्स हमारी हैं, हम तमाम ही मैचेस कवर करते हैं, देखते हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी बिल्कुल। ठीक है। चलो ये भी तय हो गया। अब एक और टीम भी है पेशावर ज़ल्मी से, इसलिए वो एसोसिएट करते हैं कि उनकी ज़बान भी एक है, उनके लड़के भी काफ़ी पेशावर ज़ल्मी में आए। मैं बात कर रहा हूँ, और फिर लाहौर कलंदर से भी राशिद खान आए, अफ़गानिस्तान के जो लड़के हैं। अब क्या हो गया, अफ़गानिस्तान क्या कर रहा है? मतलब वो पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे सीरीज़? यार ये खेल अलग है, सियासत अलग है। पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे जानना चाहूँगा। वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर क्रिकेट, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडिया, BCCI, एशिया क्रिकेट काउंसिल, ICC के मामला दुनिया में किसी स्पोर्ट में आसिफ ये नहीं हो रहा। ATP या IOC या फीफा में कोई करके दिखा दे, आप सीधे बैंड हैं, सीधे बैंड। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्रिकेट के लिए। और उसके बाद फिर अफगानिस्तान ने भी वही काम किया, उस पर ICC ने अपना जो प्रेस रिलीज दिया, विच इज़ वेरी अनकॉल्ड फॉर। आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते थे। आप अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है सर। हाँ, BCCI ने जो किया, मैं उनसे तो कुछ शिकवा ही नहीं बनता ना, वो तो अब बहस की आगाज हो गए। जो हाथ ना मिलाए, गंदे बच्चे हैं वो। जो हाथ ना मिलाए, जो आपके साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक ना खेले, उनको क्या डिस्कस करें। लेकिन देखिए, शुरुआत वहीं से हुई है ना, शुरुआत वहीं से हुई है। वो कहते हैं और उसके खरबूजा बाद खरबूजे से- को देख के रंग पकड़ता है। उसके बाद से चीजें बदलना शुरू हुई है। हाँ, अफगानिस्तान को भी मौका मिला, उसने भी वही लेकिन मैं काम मोहसिन किया। नकवी साहब को यहाँ पे, जहाँ देखें कुछ बातें थी वहाँ हमने पॉइंट आउट की, लेकिन फुल मार्क्स हैं जो उनकी हैंडलिंग है एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन। और फिर अगर पाकिस्तान कंट्री के तौर पर देखें, उन्होंने लोगों को सेटिस्फाई किया है। इंडिया नहीं आ रहा था, लोगों ने, याद है बहुत आसिफ कहा था, उबैद आपको याद होगा कि यार पाकिस्तान में तो नहीं आ रहा इंडिया, बट हम देखना जाएंगे। हियर कम्स योर वुमेन वर्ल्ड कप, इंडिया की टीम उड़कर आई अपने घर से। नहीं, लिखवा तो लिया numbers ICC बिल्कुल। अब जो फरवरी में वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरी दुनिया भारत में खेल रही होगी, भारत हमारे पास खेलने आ रहा होगा। अगर ब्रॉडकास्टर ने चाहा भारत तो नहीं, मैच में सारे। डाउट है, सारे ही। मतलब भारत सारे इसलिए कि वो अपने मुल्क में भारत छोड़ के आ जाए। इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को कुछ नहीं समझते, उनके प्लेयर्स और उनके बोर्ड जो है वो IPL की वजह से दबाव में रहते हैं, सारा कुछ है। तो आई थिंक इस चीज़ पर मोहसिन नकवी साहब के फुल जो है ना वो नंबर्स हैं, क्योंकि आप देखें कि जहां उन्होंने काम नहीं खेलेंगे, अगले दिन जिम्बाब्वे रोपिन। जिम्बाब्वे इस वक्त बहुत मतलब एक रिस्पेक्टेबल टेस्ट प्लेइंग नेशन है। जिम्बाब्वे इस वक्त टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को टेस्ट मैच डोमिनेट खेल रहा है। जीत रहा है। सो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस मुल्क ने अपने मुल्क में क्रिकेट ना होने के बावजूद सालों साल गुजार दिए, फिर अपनी एक प्रोडक्ट से दुनिया भर की टीमें लेकर आए। मुझे नजम सेठी साहब भी यहाँ याद आ रहे हैं, मानी साहब भी, वसीम खान भी, दक्का अशरफ भी कहीं ना कहीं थे उसके अंदर। और अब जो है वो ये सबका कलेक्टिव एफर्ट है। तो हमें इस चीज़ से बड़ा प्राउड होना चाहिए कि हम वाहिद बोर्ड हैं जो बड़े प्राइड के साथ खड़े हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और हालिया दिनों में जो मोहसिन नकवी साहब और PCB की जो अचीवमेंट्स हैं दिस रिगार्ड, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है कि हम बिल्कुल तो लेवल हैं, हमने किसी के ऊपर नीचे नहीं होने जो दिया। कर रहा है वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग में, लेकिन वो उनका कद इतना बड़ा नहीं होगा कभी भी। इतना बड़ा कद है नहीं ना अफगानिस्तान का क्रिकेट के अंदर। टेस्ट में तो अभी वो बेबी हैं, अभी मिला है उनको। और वनडे T20 में ठीक है उनकी टीम थोड़ा अच्छा खेलती है, वनडे में नहीं, सिर्फ T20 में अच्छा खेलती है। हाँ, वनडे में भी हाँ, वनडे जहाँ फॉर्मेट बड़ा वनडे में हो। भी नहीं। हाँ, T20 में है, लेकिन T20 में भी अभी उन्होंने बड़ी टीमों को नहीं हराया। और बड़ी टीम सबको हरा दिया। कोई टूर्नामेंट नहीं जीता। टूर्नामेंट ना जीतना एक अलग बात ठीक है, वरना तो- इंग्लैंड को हराया उन्होंने। और राइस जरूर है, लेकिन अभी कोई चैंपियन बड़ी नहीं हुए। achievement- कोई बड़ी achievement नहीं है दे आर अ गुड T20 साइड। इसमें बिल्कुल। कोई- T20 देखिए, में क्रिकेट है, की बहस बड़े सिर्फ आला- अच्छी बड़े मैं ये आला कहता हूं, जो player। आपने सियासी सवाल किया ना, क्रिकेट नहीं, को सियासी हमेशा सवाल अलग नहीं रखते किया हैं। मैंने। नहीं, वो सियासत बीच में लेकर आए ना, मैं वो कह रहा हूँ। हम क्रिकेट को अप्रिशिएट करते हैं, इंडिया की भी, अफगानिस्तान की भी, लेकिन एक चीज सबसे ऊपर है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। वो खेलने का, क्रिकेट को खेल से सियासत अलग लेकिन रखे, उसको इसको कोई डैमेज फर्क किया नहीं इंडिया पड़ता। ने, इंडिया ने बिल्कुल। डैमेज किया और अफगानिस्तान ने उसको फॉलो किया। और ये मेरे ख्याल में, और जैसे आपने कहा ना कि ICC की उसके ऊपर प्रेस रिलीज नहीं देनी चाहिए थी, ये चीज़ बहुत गलत हुई है। और ये जो एक समझें कि बेंचमार्क सेट हुआ है ना, ये आगे
चलकर क्रिकेट को इससे बहुत नहीं, जब नुकसान तक होगा। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह साहब हैं ये सब होता रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद नहीं नहीं, होगा। देखिए, कितना जय- 3 साल के लिए है वो। जय शाह के एक बाद साल कोई गुजर गया। दूसरा इंडियन आ जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ चलती रहेगी और ये क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। क्रिकेट के लिए नुकसानदेह। अफगानिस्तान से हालात तो बेहतर हो जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब ने जो आज आपसे बात की, देखिए और वो यही कह रहे थे कि ख्वाजा आसिफ साहब भी wait and गए see। हुए कतर गए हुए थे, और उनके अफगानिस्तान के भी मुल्ला कोई साहब आए थे, फायर तो हो गया ना वहाँ तो पर। वो सीज फायर तो हो गया ना। सीज फायर हो गया। अब आगे देखें किस तरह से चलते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ लाजमी जहन में रखें कि इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान की क्रिकेट के अंदर। तो वो मेरे ख्याल में इतना आसान भी नहीं है कि जल्दी से जो है वो चीज़ें सेटल हो जाएंगी, टाइम लगेगा। तो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है उसको लोग नहीं मानते। चलें इस पे बात कर लेते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेके वापस आता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आखिरी सेगमेंट है हमारा, और ये हमने नाम किया है, हमेशा से हम करते आए हैं जब तक विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। अब हमारे इस शो के प्लेटफॉर्म से और दीगर प्लेटफॉर्म से भी पीटीवी स्पोर्ट्स पर अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला हुआ, पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। पाकिस्तान ने जो टारगेट मिला था पाकिस्तान को जीत के लिए, बिल्कुल आखिर में वो 234 रन थे 20 ओवर्स में, क्योंकि बारिश के बायस खेल रुका था। इससे पहले मैच शुरू होने से पहले भी बारिश हुई थी, तो मैं मुकाबला हो गया था 40 ओवर का। तो 40 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 312 रन बनाए और पाकिस्तान की टीम को टारगेट मिला 313 का। फिर बारिश आई तो टारगेट रिवाइज होकर 234 रन 20 ओवर में बनाने को पाकिस्तान को हदफ मिला। तो पाकिस्तान की टीम 87 रन ही बना सकी, पाकिस्तान को शिकस्त हो गई उबैद साहब। और ये पाकिस्तान ऑफिशियली आउट ऑफ द वर्ल्ड कप एज वेल। पाकिस्तान अपने तमाम मुकाबले खेल चुका है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टीम्स हैं जो अब तक सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। चौथी टीम का फैसला होगा। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया मुकाबला होना है, वहां से जो टीम जीतती है क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल मरहले के लिए। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपको ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में कैसी लगी? देखिए ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान ने 5 मैच खेले, बारिश की वजह से हमारे 2-3 मैच जो है वो मुतासर हुए, उसका बहुत नुकसान हुआ। उसमें 1-2 मैच ऐसे भी थे पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट देखते हैं तो पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीता, जो कि एक अफसोसनाक चीज़ नज़र आती है कि हम जीते नहीं हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कई प्लेयर ऐसी हैं पाकिस्तान की जिन्होंने इंडिविजुअली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उनमें आप सिद्रा नवाज़ को देख लें, सिद्रा, हाँ बिल्कुल। उसके अलावा नतालिया परवेज़, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो कप्तान फातिमा सना की बॉलर में सादिया इकबाल है, नशरा संधू है। बिल्कुल। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो हमें नज़र आ रही हैं, और अगर इसको कैरी किया जाए तो आगे चलकर वो, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसी हैं जिनको रिप्लेस करना मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप के बाद जो है वो ज़रूरी है, ताकि टीम को एक ट्रैक पर लाया जा सके। और वनडे में हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा इवेंट होता है या कोई बड़ी सीरीज़ होती है तो उसमें हमारी परफॉर्मेंसेस इस तरह से नहीं है। T20 में फिर हमारी टीम जो है वो कुछ अच्छा कर जाती है, तो उसके ऊपर ज़रूर। और अब कुछ ऐसी आवाज़ें भी आना शुरू हो गई, जो कोचिंग स्टाफ है उसको भी तब्दील करने की इशारे जो है वो मिल रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ रिवायत है। क्यों आपके ख्याल में कैसी परफॉर्मेंस है? मुझे तो, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप पूरा ये देखा है, आपने भी देखा, मुझे बेहतर परफॉर्मेंस लगी पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले में। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर है। अच्छा, मैं इस बार इस वर्ल्ड कप को ज़्यादा इसलिए क्लोजली देखने में मतलब कामयाब रहा कि मेरी जो शिफ्ट थी अपने ऑफिस में वो इवनिंग की थी, तो मैंने मैचेस प्रॉपरली कवर किए, देखता रहा उनको। और चूँकि पाकिस्तान के मैचेस भी नहीं हो रहे थे, तो ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट है एशियन टीम्स की, क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में और श्रीलंका में।
भारत की टीम भी अब तक फंसी हुई है, हालांकि उनके बोले बड़ी हाइप बनी, बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। न्यूजीलैंड से उनको बहुत मुश्किल मैच खेलना है और उसके बाद भी उनका एक मैच है तो वो भी उनको जीतना पड़ेगा। बट पाकिस्तान इज द बॉटम, उसके बाद बांग्लादेश है जिन्होंने सिर्फ एक मैच जीता और श्रीलंका अपने घर में एक मैच जीता। हमें एक एडवांटेज ज़रूर मिला सिर्फ कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने सारे मैच एक ही जगह पर कोलंबो में खेले, प्रेमदासा में। उन कंडीशंस में हमारी टीम ने 2 मरतबा दुनिया को हैरान कर दिया। एक मरतबा जब हमने 76 पे 7 आउट किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने यही किया कि 78 पे 7 आउट कर दिए। आई थिंक दीज आर द 2 वेरी बिग हाईलाइट ऑफ द वर्ल्ड कप जो लोग फॉर पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो ऑडियंस है उसको भी, कि भाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के सामने पाकिस्तान ने 2 मरतबा ऐसे किया। अनफॉर्चुनेट रहे हम ऑस्ट्रेलिया के मैच में, क्योंकि हमें 20 ओवर में जो टारगेट मिला था, हम बहुत 6 ओवर में 34 रन बना चुके थे और 113 का हदफ था। वी वर वेरी वेरी अनलकी कि बारिश ने हमें वो मैच को मतलब पूरा ना करने दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टिपिकल ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, वेदर इज मेंस और वुमेन क्रिकेट के, उनकी टीम ने क्या कमबैक किया, क्या शानदार बैटिंग कर गई। उनकी जो बैटिंग लाइन में थी आउटस्टैंडिंग सेंचुरी, और वो मैच निकाल के ले गए वहाँ से। बट 2 चीज़ें, बॉलिंग स्टैंड आउट करती है आसिफ, क्योंकि आपके स्पिनर्स को यहाँ मदद मिली, खासतौर पर सादिया हो, नशरा हो, इसी तरह अगर आप बात करते हैं रामीन शमीम की। बट हमें फास्ट बॉलिंग में वो मदद नहीं मिली फातिमा के अलावा। फातिमा ने 6 मैचों में 10 आउट किए हैं। मैं देख रहा था कि नासिर हुसैन जैसे जो क्रिकेट में बसते हैं ना, वो उनका वी वर वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस यंग कैप्टन, और जो कुछ उनकी स्पिरिट है। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट में जो आप बात करते हैं मैं उसको सेकंड करता हूँ कि अगर आप देखें तो ताहिर खान, जुनैद खान आई थिंक वेरी डिजर्वली हियर इन द कोचिंग स्टाफ। मोहम्मद वसीम जिन्होंने पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर, उससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छे लोगों के साथ क्रिकेट खेली हुई, वसीम अकरम की कप्तानी में वो खेलते थे। तो दीज आर द राइट प्रोफेशनल्स फॉर द वुमेन क्रिकेट, बट एक्सपेंड करना पड़ेगा आसिफ आपको। बस मैं आपको पावर हिटिंग हमारे पास दिखाई नहीं दे रही आसिफ, और हमारी फास्ट बॉलिंग और फील्डिंग, बट इस टीम में वो पोटेंशियल नजर आया जो जिसको हम आगे चल के ना थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। चलें ठीक है, लॉन्ग वे टू गो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब आगे जो करने जा रहा है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि फातिमा सना की बात आपने सुनी थी पिछले मैचेस में। उसने कहा कि मतलब हमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम 50 ओवर तक जा सकें, उससे यही लुबे लुबाब था उसका। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या करने जा रहा है, कंडीशनिंग कोच इनके लिए लेकर आएगा, कंडीशन का एक सिस्टम बनाएगा जो फॉरेनर होंगे, पाकिस्तानी नहीं बल्कि फॉरेनर। ये खबर दे रहा हूँ आपको मैं, ये आज ही मुझे पता चला है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सूरत हाल मैंने बताई आपको। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, उबैद अमान साहब, थैंक यू, अब्दुल गफ़ार साहब, आपका देखने का शुक्रिया, तौसीफ़ अहमद साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किया था। अपने कॉमेंट से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।